एक युवा जो घटना से बदलता है, क्लास 6 में फेल होता है, शिक्षक कहते हैं तुम अपना व्यवसाय संभालो। कि ऐसा क्या हुआ कि युवा चेंज हो गया, वो कौन सी ऐसी घटना थी जो इस युवा को झकझोर के रख देती है। राजल जी, मैंने आपकी डिग्रियां देखी, मैं दंग रह गया। कई डिग्रियां हैं, ज़रा ये बताइए डिग्री के बारे में, आप खुद बताइए आपने क्या क्या किया है, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से रही है। 6 में आप फेल होते हैं, ये मैंने भूमिका में बताया है, ज़रा ये बताइएगा, प्रकाश डालिएगा। पहले अपनी डिग्री के बारे में बताइए। एक तो आपने इस टाइम मैनेजमेंट में बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट को आपने समझाया है। ज़रा ये बताइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो क्रिकेट से टाइम मैनेजमेंट और एकाग्रता कैसे बना सकते हैं। तो गोरखपुर का एक युवा जब किताब लिखता है और उस किताब का विमोचन योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, क्या कहा आपसे? नहीं, उन्होंने कहा अच्छा प्रयास है और आशीर्वाद भी उन्होंने मुझे दिया। और आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। आज हम एक ऐसे युवा के बारे में बताने जाएंगे जो युवा एक जाना माना लेखक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक घटना इंसान को भीतर से कितना बदल देती है, एक घटना इंसान को कहां से कहां ले जाती है। एक घटना जो एक इंसान को बदलती तो है, समाज में बदल देती है, भीतर से बदल देती है। और उसी समाज में जहां वो समाज उस व्यक्ति को कह रहा होता है कि पढ़ना छोड़ो और अपने व्यवसाय में आ जाओ, चेंज करके रख देती है। और वो युवा आज किताबें लिख रहा है। वो किताबें एक भाषा में नहीं, कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। एक युवा जो घटना से बदलता है, क्लास 6 में फेल होता है, शिक्षक कहते हैं तुम अपना व्यवसाय संभालो, क्योंकि इनका व्यवसाय बहुत बड़ा है। ये अभी भूमिका है, हम आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि युवा चेंज हो गया। वो कौन सी ऐसी घटना थी जो इस युवा को झकझोर के रख देती है। वो कौन सी ऐसी घटना होती है जो युवा को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 किताबें लिखने के लिए प्रेरित करती है। मार्केट में फिलहाल इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। ये 2, 3, 4, 5 लाइन की जो मैंने भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, राजल कुमार गुप्ता जी हैं, जिनकी 2 किताबें, एक किताब टाइम मैनेजमेंट काफी बेहतर है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, वाकई अगर आप एक बार इस किताब को पढ़ेंगे भीतर से बिल्कुल ही बदल जाएंगे। अगर बदलेंगे भी नहीं तो थोड़ा तो इतना बदल जाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट का आपको फायदा मिलने लगेगा। दूसरी किताब अभी मार्केट में नहीं आई है, विमोचन होना बाकी है और इन्होंने इस काबिल समझा कि ये किताब हमको दिया। मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ही शानदार। एक एक मैं पृष्ठ पर बता सकता हूँ क्या लिखा है, क्योंकि ये किताबें मुझे 15 दिन पहले मिली थी। मैं अभी आपके पास आता हूं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत ही शानदार राजल गुप्ता जी की किताब है। तो यही राजल गुप्ता जी हैं जिनके बारे में हमने ये भूमिका बनाई। राजल जी, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 किताबें, शानदार किताबें लिखी हैं। किताबों के बारे में जानेंगे कि किताबों की जर्नी कैसे रही। और एक लेखक जो फेल होता है 6 में, टीचर ये कहते हैं कि जब मैं आपके बारे में टटोल रहा था, जान रहा था कि आप अपने व्यवसाय में जाइए। जो आपका व्यवसाय है गोरखपुर का जाना माना वॉच हाउस, जो 100 साल से अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुआ है, आप वहीं काम करिए, ये लड़का कमजोर है ना। तो ये सब सारी चीजें जानेंगे। राजल जी, जरा अपने जिंदगी के बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है और ये बताइए कि कब आपके भीतर एक किताब, एक लेखक जी रहा था जो इस समय 2 किताबों के रूप में बाहर आ चुका है। मेरा नाम राजल है और मैं गोरखपुर शहर से हूँ। और मेरे जो पूर्वज हैं, ये घड़ी का व्यवसाय उन्होंने गोरखपुर शहर में शुरू किया। और हमारा जो घड़ी का पैतृक व्यवसाय है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जो हमारी जो घड़ी की दुकान है वॉच हाउस, उसकी स्थापना हमारे स्वर्गीय दादाजी ने की थी। और जो भी हम या हमारा परिवार है वो हमारे दादाजी स्वर्गीय राधेश्याम गुप्त जी और हमारी दादी जी श्रीमती कामिनी देवी गुप्ता जी की वजह से ही है जी। राजल जी, मैंने आपकी डिग्रियां देखी, मैं दंग रह गया। कई डिग्रियां हैं, जरा ये बताइए डिग्री के बारे में, आप खुद बताइए आपने क्या क्या किया है, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से रही है। 6 में आप फेल होते हैं, ये मैंने भूमिका में बताया है। जरा ये बताइएगा, प्रकाश डालिएगा। पहले अपनी डिग्री के बारे में बताइए। एक किताब लिखना, पढ़ना मुश्किल है, आज की पीढ़ी के युवा कितना पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना ही मुश्किल है और आपने 2 किताब लिख दी है, जरा बताइए। देखिए, जो प्रारंभिक मेरा दौर था उसमें शिक्षा में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और क्लास 6 फेल हुआ मैं। और ज़्यादातर लोगों को, जिसमें मेरे शिक्षक भी हैं और बहुत सारे शुभचिंतक भी हैं, सबको ये लगता था कि हम पढ़ाई में बिल्कुल असफल रहेंगे या जीवन में पूरी तरह से सफल रहेंगे और पढ़ना लिखने मेरे बस का नहीं है। क्लास 6 फेल में था और एक बार की बात है, हमारे जो पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती थी स्कूल के दिनों में, तो हमारे जो क्लास टीचर हैं उन्होंने कहा था मेरी माता जी से, सारे बच्चे थे, उनके गार्जियन थे और उनके सामने बहुत थोड़ा सा आवाज़ उनकी ऊँची थी। उन्होंने कहा कि आपका लड़का कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रिक्शा चलाएगा, मैं लिख करके आपके दे रही हूँ। तो ये सुन करके मेरी माता जी रोने लगी और मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ठीक है,
कमज़ोर थे पढ़ाई में या तमाम चीज़ें थी, लेकिन उस दिन बहुत तकलीफ उस दिन की ऐसी चीज़ें नहीं पहुंची। और बाद में स्कूल में जो सज़ाएं मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी, और इससे कहीं ना कहीं दिल टूट गया। और एक समय ऐसा है कि जो है पढ़ाई छोड़ने का हमने डिसीजन लिया। लेकिन हमारे दादाजी उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम उन लोगों को सही साबित करोगे कि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, पढ़ना लिखना तुम्हारे भाग्य। ये उनकी सोच है। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, तो तुम उनको सही साबित करोगे। बेहतर होगा कि कहने के बजाय करके दिखाओ, धीमे धीमे ही पढ़ो लेकिन आगे बढ़ते रहो। और उनकी दी हुई प्रेरणा से मैं कछुए की गति से आगे बढ़ता गया और धीमे धीमे करते करते 9 डिग्री सर्टिफिकेट्स अर्जित किए, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रियां भी हैं, LLB, जर्नलिज्म, PGDBA और B लेवल। तो ये जो शिक्षा का है, ये एक तरह से साबित करना था मुझे 9 डिग्रियों को लेकर के कि आप किसी पर ठप्पा मत लगाइए कि ये लड़का जीवन में पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता या कुछ नहीं कर सकता। और ये जो डिग्रियां जो मुझे मिली या मैंने अपनी पढ़ाई जारी कर पाई, वो मेरे दादाजी की प्रेरणा के कारण है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम मैदान छोड़ते हो तो उन्हें सही साबित करोगे, बेहतर होगा कुछ करके दिखाओ, पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करने लगे। दादाजी आपके राधेश्याम गुप्ता जी अपने आप में उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की, अभी हैं कि नहीं? उनका स्वर्गवास हो गया वर्ष 2010 में। और मतलब ये मुझे बहुत खलता है कि आज जो किताबें हैं या इतनी शिक्षा है उसे देखने के लिए उस संसार में नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ पर भी होंगे वो खुश होंगे कि जो उन्होंने विश्वास किया था मुझ पर, उसको कहीं ना कहीं मैंने पूरा कर मैं दिया। ये बताना चाहता हूँ, अनुभवी थे, उन्होंने आपके भीतर की प्रतिभा को देखा और आपको ये समझाया कि आप आगे बढ़ सकते हैं ना। वो अपने आप में एक अनुभव थे। और घर में ये कहा जाता है कि एक अगर परिवार है तो वहाँ बुजुर्ग का होना जरूरी होता है, वो अनुभव होता है। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने जो वॉच हाउस की प्रतिष्ठा बनाई 100 सालों का, वो अपने आप में संघर्ष था। उनको भी ऐसा लोगों ने कहा होगा चलेगा नहीं चलेगा, कई प्रतिष्ठित दुकानें आई, लेकिन वॉच हाउस की गरिमा आज भी बनी हुई है और ये पुरानी दुकान है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं राजा जी कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, बड़े डिग्री वाला, या वो किसी ओहदे पर है या किसी बड़े पोस्ट पर है, जब वो किताबें लिखता है, प्रतिष्ठा तो होती है, किताब अच्छी है, लेकिन वो प्रेरणा जो सबसे ज्यादा आती है, कोई फेलियर जो 6 में फेल होता है, 4 अच्छी डिग्रियां अच्छे यूनिवर्सिटी से वो लेता है, और जब वो किताबें लिखता है तो जो पाठक है वो जब पढ़ता है तो उसके भीतर ये ताकत आती है। लेखक तो 6 में फेल था और उसने किसी अनुभव से प्रेरित होकर ये 2 किताब टेस्ट मैनेजमेंट पे लिखी है, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ये जानना चाहते हैं वो कौन सी ऐसी शुभ घड़ी, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये घटना से ही इस किताब का शुभारंभ हुआ, लेकिन उसको शुभ भी कह सकता हूँ क्योंकि ये किताबें आपको खूब ज्यादा सम्मान दे रही हैं। वो एक घटना बताइए, मैंने घटना का जिक्र किया था, वो ऐसी कौन सी घटना थी कि राजल कुमार गुप्ता को भीतर से बदल देती है, इतना बदल देती है कि राजल गुप्ता 1000 किताबों से गुजरते हुए अपनी 2 किताबें लेकर आते हैं? जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 26 मार्च 2009 की बात है। मेरा सबसे अच्छे दोस्तों में एक दोस्त था, उसने आत्महत्या कर ली थी। ये सुन करके हम लोग दंग रह गए, समझ में नहीं आता क्या करें। और इस चीज़ को लेके बहुत दुखी हुए और हमने सोचा कुछ करना चाहिए लाइफ में कि कोई भी युवा कम से कम ऐसा कदम ना उठाए जिस कारण किसी को अपना दोस्त या बेटा या भाई अपना खोना पड़े। बहुत दिन तक सोचते थे कि क्या करें। तो इसके बाद हमने इंटरनेट पर रिसर्च किया ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें संसार एक समय पूरी तरह से असफल मानता था, लेकिन बाद में उनकी गिनती संसार के सफलतम लोगों में हुई। इसको आधार बनाकर के एक 15 पेज की हमने रिपोर्ट बनाई और 15 मई 2012 को हमने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। क्योंकि 10 साल पहले मैं और भी युवा था, इसलिए 10 साल पहले प्रेस क्लब में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा? हाँ जी। तो क्या उम्र रही? उम्र रही होगी लगभग 24-25 साल के आसपास। हाँ जी। तो उस समय जो है हमने प्रेस वार्ता की, क्योंकि उस समय ज़्यादा युवा थे तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने हल्के में लिया कि लड़का है। लेकिन मुझे मेरे दादाजी की बात अच्छे से याद है कि जब भी कोई आप काम एक अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलता है, और उनकी बात सही साबित हुई। करीब 1 हफ्ते बाद जो है एक पत्रकार, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि 15 पेज की जो मैंने रिपोर्ट बनाई है उसके कुछ अंश उन्होंने अपने अखबार में प्रकाशित किए हैं, और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके अखबार में मोटिवेशनल कॉलम को लिखूँ। और मैंने उसे स्वीकार किया और मुझे बुधवार और शुक्रवार का नियमित कॉलम मिला, और काफ़ी लंबे समय तक मैंने उस अखबार में लिखा। उसके बाद कुछ और भी बड़े अखबारों में मैंने कुछ अपने मोटिवेशनल कॉलम का योगदान दिया। उसके बाद मुझे एक आत्मविश्वास मिल गया कि यदि मैं अखबारों में लिख सकता हूँ तो क्या मैं अपनी खुद की किताब नहीं लिख सकता हूँ। आत्मविश्वास तो मिल गया था। फिर मैं एक लेखक के पास गया, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। उनसे मैंने मार्गदर्शन मांगा कि मैं ये किताब लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा जो कर रहे हो वो करो, किताब लिखना कोई बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप जो कर रहे हैं वही करें। और थोड़ा सा तो मैं निराश हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेरा सपना था, मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। कोई अनुभव नहीं था, इसलिए सबसे आसान जो तरीका था एक ई-बुक में निकालूं, और उसके लिए मैंने गूगल प्ले स्टोर जो सबसे बड़ा माध्यम है उस पर राजल नीति नाम से मैंने एक किताब 22 जनवरी
2016 को लॉन्च की। उसको मेरे मित्रों ने, शुभचिंतकों ने पढ़ा और सराहा, तो अच्छा लगा कि ई बुक का अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो प्रिंटेड किताब भी हो सकती है। इसके बाद मैंने जो है अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में गया, किताब को टाइप करवाया, एक डिज़ाइनर को पकड़ा, उसका कवर मैंने डिज़ाइन करवाया और एक प्रिंटिंग प्रेस में मैं गया। उसके बाद मैंने वहाँ पे किताब छपवाई। अमेजन को फ़ोन किया हेल्पलाइन नंबर पे कि सर मैं किताब बेचना चाहता हूँ, कैसे होगा। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, फिर मेरी पहली किताब छपी भी और अमेजन पर बिकना भी शुरू। एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, है ना, युवा होते हैं 24-25 साल, 10 साल पहले की बात है, और वहाँ आप थोड़ा सा उत्साह में कमी आती है क्योंकि 6 दिन 7 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आता है, किसी तरह का रिस्पांस नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके उत्साह में देखो, जहाँ दादाजी आपको मोटिवेट करते हैं, एक घटना आपके भीतर झकझोर कर रख देती है। दूसरी घटना कि जब प्रेस क्लब में आपने कितने पेज की, लगभग 15 पेज की एक रिपोर्ट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हतोत्साहित होते हैं। लेकिन एक कॉल आपके पास एक रिपोर्टर का आता है कि 15 पेज की जो आपकी रिपोर्ट है उससे मैंने कुछ अंश अपने पेपर में छापे हैं। वहाँ से आपके भीतर थोड़ा सा उत्साह आता है और वो बतौर मोटिवेशनल स्पीकर आपको लिखने के लिए एक कॉलम देते हैं। वहाँ से आपकी एक जर्नी शुरुआत होती है। लेकिन आप फिर डीमोटिवेट होते हैं, जहाँ उस एक लेखक को लगता है कि एक प्रतिद्वंदी हम पैदा कर देंगे इनको बता के समझा के, तो आप वहाँ फिर डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन आपने ठान लिया है कि हमको कुछ करना है। मैं आपको ये बता दूं कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, मैं मीडिया लाइन में हूँ, पत्रकार हूँ, जितना ज़्यादा मैं सारे गोरखपुर के जितने चैनल हूँ, मेरा काम है 1 घंटा में सबको देखता हूँ, सुनता हूँ, सबसे कुछ सीखने को मिलता है ना। सब कुछ अलग ढंग से सब पत्रकार करते हैं, जो कुछ करने जा रहा है उसके लिए रिसर्च करके जाता है, तो मैं उनसे सीखता हूँ। और आए दिन एक चैलेंज आगे आता है और उसे मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। कर पाऊँ ना कर पाऊँ एक अलग बात है, लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। राजन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक घटना आपको झकझोरती है, आप किताब लिखते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी इस किताब में हमको ये बात लगी, जो आप जानते हैं कि लगभग भारत का मतलब अगर देख ले तो बहुत बड़ा बहुसंख्यक हो वो क्रिकेट देखता है। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट में आपने, मैं भी अगर मेरे जीवन में जो सबसे मेरे दिल के करीब रहा है वो क्रिकेट रहा है, किताबों के बाद अगर कुछ है। और जहां मतलब एक समय था कि क्रिकेट मतलब क्रिकेट बचपन में, तो क्रिकेट को मैं भली भांति समझता हूं, जानता हूं और उसको सोच सकता हूं और उस पर बहुत कुछ लिख सकता हूं। तो आपने इस टाइम मैनेजमेंट में बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट को आपने समझाया है। जरा ये बताइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो क्रिकेट से टाइम मैनेजमेंट और एकाग्रता कैसे बना सकते हैं। देखिए, बचपन में मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था और मैं क्रिकेट का दर्शक बहुत अच्छा था, लेकिन खिलाड़ी बहुत खराब था। तो क्रिकेट देखने में बड़ा मजा आता था। बहुत सारा समय मैंने क्रिकेट देखने में लगा है, तो क्रिकेट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मुझे मिली। और एक एकाग्रता का कॉन्सेप्ट जो वहाँ से मुझे सीखने को मिला कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक सेट बैट्समैन होता है और बहुत अच्छे से खेल रहा होता है, लेकिन तभी लंच का इंटरवल हो जाता है या ड्रिंक्स का इंटरवल हो जाता है। उसके बाद जब वो दोबारा बैटिंग करने के लिए आता है, तो क्योंकि उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है, उसकी लय भंग हो जाती है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो तुरंत ही आउट हो जाता है। और कई बार तो उसके आउट होने के बाद पूरी टीम ही डगमगा जाती है और पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एकाग्रता जो है भंग नहीं होनी चाहिए। और जब भी कोई आप काम करते हैं तो उसमें फोकस की बहुत ज़रूरत है। कई बार जब आप बिल गेट्स या वॉरेन बफेट का इंटरव्यू भी अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने सफलता की एक सबसे बड़ी जो पूंजी उनके जीवन में रही वो यह थी एकाग्रता। उन्होंने एकाग्रता के महत्व को समझाया कि किस प्रकार, जैसे अगर आप कोई पेपर जलाना चाहते हैं तो उसमें अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसे अगर बार बार आप हिलाएंगे तो आप पेपर को नहीं जला पाएंगे। लेकिन अगर आप सूर्य के किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से एकाग्र करेंगे, एक पॉइंट पर केंद्रित करेंगे, तो आप पेपर को जला सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक बिंदु पर एकाग्रचित रहना पड़ेगा। जैसे ये किताब है, ये किताब मुझे लगता है कि मैं 8-9 सालों से इस पर लगा हुआ हूँ। यदि मैंने छोड़ दिया होता बीच में, फिर उसको आजमाया होता, फिर करता, तो शायद मुझे वो सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए क्रिकेट के माध्यम एक बहुत अच्छा माध्यम था समझाने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसके इस उदाहरण को किताब में समझा। ये बता दूं, कई बार ये देखने को मिला है कि जिसकी साझेदारी 270-80 रनों की हो गई है और इंडिया लंच तक या दूसरे दिन तक भी विकेट नहीं गिरा पाई है। लेकिन अगर देखा गया है कि चाय के काल के बाद पूरी टीम गई है चाय काल में ड्रेसिंग रूम में, जब फिर वो टीम आती है, यही कुंबले और हरभजन इतने घातक साबित होते हैं कि जिस टीम के 270 रनों का स्कोर हुआ है, एक विकेट नहीं गिरे हैं, वो आगे 70 रनों पर पूरी टीम सिमट जाती है। एक मैच मुझे याद आता है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का, जिसमें क्रिस गेल और डैरेन गंगा दोनों ओपनर प्लेयर जमकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, वो चल रहा होता है। और दुनिया के सबसे इन स्विंग यार्कर के मसीहा कहे जाते थे शेन वॉर्न, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करने वाले, वो गेंद कर रहे होते हैं और चौके खा रहे होते हैं। डेरेन गंगा और क्रिस गेल बहुत प्रचंड रूप से खेल रहे होते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, परिस्थिति ऐसी आती है कि क्रिस गेल का एक ऐसा लंबा छक्का जो स्टेडियम के बाहर चला जाता है और मैच को रोकना पड़ता है, कुछ देर के लिए रोकना पड़ता है, फिर नई गेंद आती है। और जब नई गेंद आती है, वही शेन वॉर्न जो पीट रहे थे, वही शेन वॉर्न जो चौके खा रहे थे न्यूजीलैंड,
ऐसी परिस्थिति होती है कि आने के कम रनों के बाद पूरी टीम वेस्ट इंडीज जो की है धराशायी हो जाती है। एकाग्रता की आपने बात की, और यहाँ आपने लिखा है, बुद्ध बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास खूब समय है, अभी तो मेरी उम्र 18 साल या 21 साल की हुई, अभी तो बहुत समय, हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, फला 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 कर लेंगे। लेकिन होता ये है कि जो सोच आपने पाली है यही सोच हमेशा रहती है और आप असफल हो जाते हैं। एक चीज़, बड़ी ही अच्छी चीज़, हमारे घरों में वो चीज़ें रोज़ दिखती हैं, हम रोज़ उससे रूबरू होते हैं, और आमतौर पर फिल्मों में देखेंगे, धारावाहिकों में देखेंगे, अक्सर एक्टर्स या उनकी जो एक्टर्स हैं उससे डरते हैं, काकरोच। तो मैं काकरोच को पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि राजल कुमार गुप्ता के मन में ये विचार कैसे आया, घरेलू चीज़ों से ही टाइम मैनेजमेंट बना लिया या स्ट्रेस का एक बुक लिख लिया। आपने बताया कि काकरोच अगर चल रहा है तो सही है, एक बार गिर गया तो वो उठ नहीं पाता है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसको आप समझाते हैं कि हम इंसान हैं और हमें तो कम से कम ये ताकत हुई है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। काकरोच ने आपके किताब में क्या भूमिका निभाई, जरा इसको समझाइए। देखिए, एक चैप्टर है मेरी किताब राजनीति स्ट्रेस मैनेजमेंट में कि हम कॉकरोच नहीं है। आपने गौर किया होगा अपने जीवन में कॉकरोच के बारे में, कभी ना कभी आपने अपने घर में या कहीं पर भी आप कॉकरोच को देखते होंगे। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कॉकरोच एक बार अगर पलट जाता है तो भगवान ने उसे ये क्षमता नहीं दी है कि वो सीधा हो पाए और अपने आप को संभाल पाए। अगर वो किसी कारण से संभल गया तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो संभल नहीं पाता। लेकिन प्रभु ने इंसान को जो है संसार का सबसे बुद्धिमान और सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया है, और उन्होंने ये क्षमता दी है कि अगर अपने लाइफ में अगर आप डगमगा जाएं तो आप दोबारा ना सिर्फ संभल सकते हैं बल्कि अपने आप को पहले से बेहतर मजबूत स्थिति में अपने आप को ला सकते हैं। हम सभी के जीवन में जो है कभी ना कभी समस्याएं आती हैं, और ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। एक तरह की समस्याएं दो अलग अलग लोगों के जीवन में आती है, एक धराशायी हो जाता है, लेकिन एक उस विपत्ति का इस्तेमाल रिकॉर्ड तोड़ने में करता है। देखिए, होता यह है कि जब भी किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो उसका अर्थ निकालता है, इंटरप्रिटेशन करता है कि इस अर्थ का मेरे जीवन में क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पर किसी के साथ मान लीजिए विश्वासघात हो गया, किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया बार, या तो टूट सकता है कि उसने ऐसा क्या किया, क्यों किया मेरे साथ, बार बार मन में सवाल पूछ सकता है, या उसको आधार बना के कि अब जो हो चुका सो हो चुका, अब इससे हम क्या सीख सकते हैं और अब हमने अपने लाइफ में क्या आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप घटनाओं को क्या अर्थ देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। या आप तो मान सकते हैं कि आप उस घटना से कभी नहीं संभल पाएंगे, या उस घटना से कुछ सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। चुनना आपको है, करना आपको है। या तो आप कॉकरोच की तरह बन सकते हैं कि अगर आप एक बार पलट गए तो कभी मत उठिए, रोते रहिए, सहानुभूति बटोरते रहिए, या उस घटना से सीखिए और पहले से भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़िए। हम देखते हैं, मेरे पास दो मोबाइल है, ये टैब है, ये इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े जिससे हम सीखते हैं। आपकी जब किताब मैंने पढ़नी शुरू की तो पृष्ठ 90 पे आपने लिखा है डिजिटल युग में टाइम मैनेजमेंट। उसमें एक लाइन आप लिखते हैं कि दो काम एक साथ करने का अर्थ है एक कार्य भी सही से नहीं करना। पब्लिशर साइरस की कुछ करके है ये लाइन आपने कोट की है, और फिर आप नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जरा ये समझाइए कि डिजिटल युग में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से हम अपने आप को सही दिशा में ले जाएं। देखिए, वर्तमान समय को अगर डिजिटल युग कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, और हम सभी 24 घंटे डिजिटल उपकरणों से घिरे हुए हैं, मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट। देखिए, ये वरदान भी साबित हो सकता है और श्राप भी साबित हो सकता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। अब जैसे मैं अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल करूं तो मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक। मोबाइल में एक एप्लीकेशन है कलर नोट, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं, जिसमें मैं अपना चेकलिस्ट बनाता हूं, टू डू लिस्ट बनाता हूं कि कौन कौन से मुझे काम करने हैं, और उसको मैं आसानी से अरेंज कर लेता हूं कि किस क्रम में मुझे काम करना है, और उसको मैं कैलेंडर से भी अटैच कर देता हूं कि किस दिन उस काम को करना है, किस दिन नहीं करना है। अब ये तो एक हो गया काम करने की बात। अब हो गए, उस पे आते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप। ये भी अगर आप चाहें तो वरदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या श्राप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जब लोग हुआ करते थे, पढ़ करके निकलते थे, तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके साथ के लोग कहाँ गए और कहाँ चले गए, खोजते रह जाते थे। लेकिन फेसबुक के माध्यम से अब आप अपने साथियों को एक साथ जोड़ सकते हैं, उनके सुख दुख के बारे में जान सकते हैं, उनके सुख में आप खुशी जाहिर कर सकते हैं, उनके दुख में आप सहानुभूति जाहिर कर सकते हैं, या उनकी अगर संभव हो तो आप मदद भी कर सकते हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप में पहले के ज़माने में लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ज़माने बाद हफ्ते भर बाद वो पहुँचा करती थी, लेकिन अगर आप कोई आपका आवश्यक संदेश है वो तुरंत ही पहुंच सकता है। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल फायदे के लिए कर रहे हैं या नुकसान के लिए कर रहे हैं। मैंने उसका इस्तेमाल फायदे के लिए किया, बहुत मुझे लाभ मिला। जो चेकलिस्ट है या टू डू लिस्ट है बनाने के लिए कि कौन सा काम मुझे कब करना है, कैसे करना है, साल भर बाद का भी काम है तो भी मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने मोबाइल में सेव कर सकता हूँ, और अगले साल मुझे मेरा मोबाइल रिमाइंड करेगा कि ये काम मुझे करना है। राजन जी, जब कोई एक सोच किसी की जिंदगी बदल रही होती है, एक सोच आपके भीतर आती है कि हमको ये करना है,
तो उस सोच को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये छोड़ क्यों नहीं दे रहा हूँ, कितनी बोरिंग है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक शब्द लिखने के लिए कई मैं लेखकों को सुना हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, बोलने के लिए एक शब्द के लिए कम से कम 1000 शब्द पढ़ते हैं। जब आप भीतर से पूरी तरह से भरे रहेंगे तो आप छलकेंगे। एक लेखक की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने सोचा मैं किताब लिखूंगा, उसमें रिसर्च लगता है, हजारों किताबों से आप गुजरे होंगे, नए नए लेखकों को पढ़े होंगे, समाज को आपने देखा होगा, कई लोगों से बात किया होगा, या फिर एक लेखक का मतलब कि वो ये देखता है कि किस तरह से लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे बढ़ रहा है किस तरह से अपने समय का सदुपयोग कर रहा है। तो राजल जी, कभी आपके मन में नहीं ये ख्याल आया बतौर एक लेखक कि ये बोरिंग है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं टूट रहा हूँ, आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कुछ अलग करना? देखिए, किताब जो है एक ऐसी चीज़ है जो ये अमर है। अगर आप 100 साल बाद 200 साल बाद भी ये किताब आपके पास उपलब्ध रहेगी, धरती से प्राणी रहे ना रहे। मैं भी ऐसे कई लेखकों की किताब पढ़ता हूँ जो सैकड़ों साल पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। हाँ, किताब लिखने में बहुत सी समस्याएं आती हैं, कई बार विचार आने ही बंद हो जाते हैं और लगता है कि अब कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर ब्रेक हम लोग लेते हैं 1 आध महीने बाद का, और फिर से लिखना हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली जो मेरी नई किताब है, इसमें भी एक समय ऐसा आया जब विचार आ ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ब्रेक लिया और फिर लिखना शुरू किया। कोई भी किताब बहुत ही समय लगता है किताब लिखने में, 1.5-2 साल एक अच्छी किताब में लग ही जाता है लिखने के लिए। और लेकिन आपके मन में एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि क्या हो सकता है आपकी किताब पढ़ के किसी की जिंदगी बदल जाए। हो सकता है जो एक पाठक जो लंबे समय से अपनी समस्या का उत्तर खोज रहा था, हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर आपकी किताब से मिल जाए और उससे उसका जीवन बदल जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक पाठक ने मुझे YouTube चैनल पे मेरे कमेंट किया कि सर, मैंने आपकी किताब पढ़ी, उड़िया भाषा में पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए, आपको एक सर्टिफिकेट मिला है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये कब मिला, वो शुभ घड़ी कौन थी जब आपके पास कॉल आया और वो सर्टिफिकेट मिला, नेट पे घूम रहा है? कितनी भाषाओं में आपकी किताबें छप चुकी? देखिए, प्रभु की कृपा से जो राजनीति टाइम मैनेजमेंट है वो अब 6 भाषाओं में है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, और अब अभी अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो रहा है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट विषय पर किसी भी भारतीय लेखक का इतनी भाषाओं में पुस्तक नहीं है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि पाठकों ने इतना प्यार दिया, और अब ऐसी भी मेरी किताबें हैं जिन्हें मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता, इतनी भाषाओं में है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। होती है, मैं जिस भारत में हूँ, कितनी विविधता है। हमारे भारत में कहा जाता है अनेकता में एकता का प्रतीक। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम देखते हैं, जब मैं सोचता हूँ कि वो फलाने विदेश गए हैं घूमने, फलाने वहाँ गए हैं, मैं सोचता हूँ कि इंसान मन से भारत को ही घूमे। भारत में इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं हैं, इतने कल्चर है। अगर हम जाने तो हमारे पास समय ही नहीं है कि मैं किसी और कल्चर को जानूँ। मैं भारतीय भाषा, मैं केरल में गया, केरल की भाषा को समझ रहा हूँ, वहाँ जो कल्चर है उसको समझ रहा हूँ। वो यूपी में आ रहे हैं, तो कितना खूबसूरत हमारा भारत है ना। तमिलनाडु में हम जा रहे हैं, फिर सिक्किम में जा रहे हैं, असम में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, हर जगह के संस्कृति को समझ रहे हैं, जी रहे हैं, वहाँ के खाने को, पकवान को, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम जा रहे हैं। कितना विविधता बना। और ये किताबें जो गोरखपुर का एक युवा लिखता है, और वो किताबें कई भाषाओं में ये है, और वो युवा कह रहा है कि मैं इतनी भाषाओं में पढ़ भी नहीं सकता। जी नहीं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पहला भारतीय लेखक बनना जिसकी टाइम मैनेजमेंट विषय पर किसी भी भारतीय लेखक की इतनी भाषाओं में नहीं है। और अभी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे अपने रिकॉर्ड बुक में शामिल किया, और एक सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और ये जो सम्मान मुझे मिला है, मैं अपनी जन्मभूमि गोरखपुर को समर्पित करना चाहूँगा। और आगे भी ये चीज़ें जो आगे बढ़ती रहेगी, मैं चाहूँगा पाठकों के लिए किताब और भी ज़्यादा उपयोगी हो और अधिक से अधिक उनकी समस्याओं का हल करती रहे। आपकी जो ये किताब है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उस पे आपने कई मीडिया कवरेज की, पेपरों की कटिंग लगाई है। उसमें योगी आदित्यनाथ जी आपके किताब का विमोचन कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने किताब का विमोचन किया था कि जब सांसद थे? ये जो राजनीति टाइम मैनेजमेंट पुस्तक है, बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विमोचन किया था, और बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो राजनीति टाइम मैनेजमेंट पुस्तक है, उसे तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने शुभकामनाएं भी बता देता हूँ। जो आपके किताब में लिखा गया है, किताब के जब आप लास्ट पेज पे जाएंगे, ये अभी मार्केट में किताब नहीं आई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उसमें 215 पृष्ठ पे जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने राजल नीति टाइम मैनेजमेंट पुस्तक को अपनी शुभकामनाएं दी। वो आगे लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति ने राजल नीति किताब के लिए दी बधाई, और फिर आगे लिखते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शहर के युवा लेखक राजल गुप्ता की किताब राजल नीति के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। और उस समय जब ये शुभकामनाएं दी, मंगलवार का दिन था। मंगलवार को राजल ने बताया कि उपराष्ट्रपति के निजी सचिव N. युवराज
है ना, ने पत्र भेजकर किताब मिलने की पुष्टि की है, साथ ही शुभकामनाएं संदेश भी दिए हैं। तो कितना आपके भीतर जब इस तरह की राज्य का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने जो कि उनका जहाँ से वो विधायक है गोरखपुर, उनका मतलब कि उनके विधानसभा क्षेत्र का एक युवा और जो उनकी कर्मभूमि रही है, वो सांसद 5 बार यहीं से रहे और यहीं से विधायक होते हुए, तो गोरखपुर का एक युवा जब किताब लिखता है और उस किताब का विमोचन योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, क्या कहा आपसे? नहीं, उन्होंने कहा अच्छा प्रयास है और आशीर्वाद भी उन्होंने मुझे दिया। और किताब जब अपडेट हुई, जब डायमंड बुक से प्रकाशित हुई, तो उनको मैंने किताब भेजी थी, तो उन्होंने आशीर्वाद अपने एक पत्र के साथ भेजा था कि ये प्रयास जो है सराहनीय है और उन्होंने आगे भी जो है बेहतर प्रयास करने के लिए आशीर्वाद दिया था। और एक और भी मेरी किताब है राजनीति विचार कोश, उसे तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी के द्वारा विमोचन का सौभाग्य मिला था। बहुत से लोगों के मन में होता है कि किताब का कोई महत्व नहीं है, किताब की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किताब आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने सपना भी नहीं देखा है। ये किताब भारत में लोग पेपरबैक फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एप्पल स्टोर, वॉलमार्ट स्टोर और जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पर किताब आपको चाहिए वो हर जगह उपलब्ध है। और मैं कभी शायद बाहर नहीं गया, विदेशों में नहीं गया, लेकिन मेरी किताबें वहां तक पहुंच चुकी हैं। आज भी बहुत से लोगों का फीडबैक मिलता है कि किताबों से उनको कितना लाभ मिला। तो ये एक बहुत ज़्यादा संतुष्टि की बात होती है कि मेरे किताब से लोगों को लाभ हो रहा है और उनके जीवन में बेहतरी आ रही है। हम लोग करीब करीब बात के आखिरी दौर में हैं। अभी मैं पूरी किताब को नहीं बताना चाहता हूं और मैंने लगभग बहुत कुछ बताया है और मैंने जितना कुछ बताया है वो पूरी किताब का 1% भी नहीं है और मैं जान के नहीं बताना चाहता हूं। मैंने ये किताबें लगभग 15 दिन में पूरी तरह से पढ़ ली है, कोर्स की तरह। आप कहीं भी पूछेंगे मैं इसको, मेरा यही एक तरीका है पढ़ने का। मैं ऐसे ही राजन जी पढ़ता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ कि किताबों पर मैंने रंग दिया है, वही मेरा तरीका है। एक आप यहाँ पर लिखे हैं, क्या कहेंगे सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इस किताब में आपने हेडिंग दी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये समझाइए। सही बहुत बड़ी बात है, कोई ये सोचता है कि ये काम मैं कैसे करूं। अब हमने देखा है MBA चाय, हमने देखा है चाय सुट्टा बार, हमने देखा है कोई लड़का MBA लिख रहा है कि मैंने ये किया है और मैं ये कर रहा हूँ, चाय की दुकान खोल दिया। अब देख रहे हैं युवा आ रहे हैं। ये जो आपकी लाइन है सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, ये कब विचार आया कि अपने किताब में इसको स्थान देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, मेरे दादाजी कहा करते थे, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणा है वो, उन्होंने कहा था दुनिया अगर तुम्हारे पर शक करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अपनी क्षमताओं पर शक नहीं करना चाहिए। छोटे थे हम, पूरी दुनिया को लगता था कि हम किसी काबिल नहीं है पढ़ने लिखने में, लेकिन हमसे बार बार कहते थे हमारा बाबू हमारा खूब नाम करेगा, हमारा बाबू हमारा खूब, बार बार वो चीज़ कहते थे, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई। देखिए, किताब भी जब मुझे लिखनी थी, ठीक है, तो भी लोगों को लगता था मेरे आसपास की ये चीज़ शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीमे धीमे करते करते मुझे इस कहानी मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक गायिका थी, वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन जो है संकोच के कारण वो गाती नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे संकोच कैसा? संकोच यह था कि उसके दांत बड़े थे और जब वो गाना शुरू करती थी तो गाना तो बड़ा अच्छे से शुरू करती थी, फिर सोचती थी कि दर्शकों का ध्यान मेरे गाने के बजाय मेरे बड़े दांतों पे जा रहा है, तो इसलिए वो अटक जाती थी। एक बार की बात है कि एक कंपटीशन में वो गई, वहाँ एक बहुत ही उम्रदराज जज थे, तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारे मन में डर है और शंका है कि लोग जो है लोगों का ध्यान तुम्हारे दांतों पे जा रहा है, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि अगर तुमने अपना ध्यान अपने दांतों से हटा करके अपने गाने पे लगाया तो तुमको कोई नहीं हरा सकता। तो उस दिन के बाद से उस लड़की के लाइफ में चमत्कार हो गया और उसने अपने गाने पे ध्यान देना शुरू कर दिया। वो अपने दांतों के साथ कंफर्टेबल हो गई कि भाई मेरे दांत जैसे भी हैं। उसने गाना शुरू किया और अपने देश की सबसे बड़ी गायिकाओं में से एक बनी। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिस वजह से हम अपने बारे में शंका करते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि मैं क्लास 6 फेल था और ज्यादातर लोग जो उस समय थे मेरे साथ के लोग, ठीक है, उनको मेरी क्षमताओं पर संदेह था, और आज भी मान लीजिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो उनके लिए मैं वैसा ही हूँ। लोगों के कहने का मतलब है कि आप जो है अपने पे फोकस करिए। आप जो भी है दुनिया में, संसार में, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है। जैसे मैंने बताया मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो अगर मैं क्रिकेट खेलने में लगूं तो मैं उसमें पूरी तरह से फ्लॉप हो जाऊंगा। क्रिकेट में शायद उतना अच्छा खेल ना पाऊं, लेकिन कोई भी उतना बढ़िया खिलाड़ी उतनी अच्छी किताब ना लिख पाए जितनी अच्छी मैं लिखता हूं। तो कहने का मतलब है अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम करिए और इस चिंता को छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आप सफल होंगे तो लोग ताली बजाएंगे और अगर आप असफल होंगे
तो लोग कहेंगे मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप असफल होंगे। राजल जी ने जो इनकी टाइम मैनेजमेंट की किताब है उसमें पृष्ठ 98 पे इन्होंने प्लान बी के बारे में बताया है। इसको थोड़े से मतलब कि मैं ये कहूँगा संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि ये पाठक खरीदे और पढ़े, सब इंटरव्यू में नहीं बता दूंगा। और दूसरी चीज़ है, गलतफहमी को तत्काल खत्म करें। अगर ये पूरी किताब देखी जाए, जो लास्ट का पेज है 104 नंबर पे, पूरी किताबों को बांध देता है और टाइम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं फिक्स कर देता है। प्लान बी और गलतफहमी। देखिए प्लान बी बहुत सिंपल सी बात है। जैसे जब से मैं बड़ा हुआ, मुझे घर की मेरी जिम्मेदारियां आने लगी, तो बहुत से काम जैसे है, जैसे मान लीजिए कभी बिजली की दिक्कत हो गई, इलेक्ट्रीशियन की दिक्कत हो गई, कभी किसी ड्राइवर की दिक्कत हो गई, कभी किसी कारपेंटर की दिक्कत हो गई। तो कई बार ऐसे लोगों को जब खोजना पड़ता था तो समय बर्बाद होता था। कहने का मतलब जो हमारे फिक्स हैं, जिनसे हम हमेशा काम लेते हैं, वो उपलब्ध होते तो हमारा समय बच जाता था। लेकिन कई बार जब इन लोगों को खोजने में जो समय लगता था, तो उससे अनावश्यक रूप से टाइम बर्बाद होता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि एक विकल्प मैं जरूर रखूं, ताकि कभी मुझे जरूरत हो तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जब हम किसी जगह पे हमको जाना है, मान लीजिए हमको अपने घर पे जाना है, अगर वो रोड जाम है तो हमको एक रास्ता पता है उसका अल्टरनेटिव, कि हम कैसे अब दूसरे रास्ते से अपने घर पे पहुंचेंगे, और इस तरह हम अपने घर पर पहुंच जाते हैं। हमारे पास प्लान भी है। उसी तरह आपके पास कोई काम है जिसे कराना है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, बढ़ई है, कारपेंटर है, उसके भी लिए भी ऑप्शन है। मतलब लाइफ में आपके पास कोई भी काम हो, कोशिश करिए उसका एक विकल्प आपके पास हो, ताकि आपको उसको समाधान करने में अनावश्यक रूप से जी क्या अच्छा गलतफहमी का कहने का मतलब बहुत सारा समय हम लोग जो है गलतफहमी को दूर करने में, गलतफहमी हमारी लाइफ में हो जाती है और उसे दूर करने में बड़ा समय लगता है। देखिए इंसान जो है लोगों से घिरा हुआ है, और हमारे संबंध जो है हमारे जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं और दुखी भी बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी की कही हुई बातों के कारण गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उससे पूछने के बजाय कि क्या ये सही है या गलत है, हम गलतफहमी पाल लेते हैं, कान के कच्चे बन जाते हैं, हमारे संबंध खराब होते हैं और हम लोग चिंता करने में समय लगा देते हैं। इस वजह से हमारी टाइम बर्बाद होता है। अगर आपको किसी से गलतफहमी है, उससे जाइए, बात करिए कि क्या भाई क्या गलती हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं। इससे ना सिर्फ सामने वाले को अच्छा लगेगा कि भाई इसके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि मुझसे आके बात कर रहा है, संबंधों को वरीयता दे रहा है, और अगर कुछ होगी भी दिक्कत तो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे गलतफहमियों के कारण आपसे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और चिंता के कारण हमारा समय भी उसमें बर्बाद होता है। इसलिए अगर गलतफहमी आपको है तो तुरंत दूर करिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर छोटी सी चिंगारी जो है, अगर आप उसे तुरंत बुझा दें तो ठीक है, अगर आप उसे नहीं बुझाएंगे तो आग का रूप ले लेगी। राजल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किताब जिसने सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर डाली हो, और असर ऐसा कि आप एक किताब लिखने चले जाते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। ये टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा कोई ऐसी किताब जिसने सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर डाला? देखिए कई किताबें हैं, लेकिन एक किताब जो है सबसे पहले शुरुआती दिनों में जो मैंने किताब पढ़ना शुरू की थी, किताब का टाइटल था सोच बदलो जीवन बदलो। ठीक है, उसमें एक अध्याय दिया हुआ था कि एक महिला थी 30 साल के आसपास की थी, और उसके लाइफ में सभी, उसके पति, उसके परिवार वालों को लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। हुआ ये कि 30 साल की महिला, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। अब उसकी याददाश्त चली गई, पुरानी यादें चली गई कि लोग उसको असफल मानते थे, नाकाबिल मानते थे। अब याददाश्त चली गई, उसने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद उसने अपनी एक नई इमेज को गढ़ा कि मैं किसी काबिल हूँ, किसी लायक हूँ, और उसके बाद उसके जीवन जो है तरक्की की ओर अग्रसर होने लगा। तो वो एक चैप्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी जिंदगी बदल गई। याददाश्त जानने से पहले महिला असफल थी, उसको लोग समझते थे किसी काबिल नहीं है, लेकिन जब याददाश्त उसकी चली गई, उसने पढ़ना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, तो अपने क्षेत्र में वो सबसे सफल बनी। तो सोच बदलो जीवन बदलो ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखित किताब थी, जिसे पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मेरे जीवन में जबरदस्त बदलाव आया, जिससे मुझे लगा कि लोगों की राय महत्व नहीं रखती है, आप क्या करते हैं और आप अपनी खुद पर कितनी मेहनत करते हैं, उससे ही आपका जीवन बदलता है। तो राजल कुमार गुप्ता जी हैं, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। किताबें तो और भी लिखी हैं, मार्केट में आना बाकी है। राजल नीति, टाइम मैनेजमेंट, न्यूनतम समय में पाएं अधिकतम सफलता, राजल www.rajalneet.com। और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, आप भी लेके पढ़ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। और वाकई ये किताब लगभग 100 पेज, 104, 105 पेज के आसपास की ये किताब है। 150 पेज। कहाँ उपलब्ध है? सभी स्टोर, अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं तो एप्पल स्टोर पे मिल जाएगी, वॉलमार्ट स्टोर पे, जिस भाषा में चाहेंगे और जैसे चाहेंगे, प्रिंटेड में, ई बुक में, हर तरीके से। तो ये किताब लगभग 4-5 भाषाओं में, 6 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार किताब है, मैंने ये पढ़ा है और बहुत ही खूबसूरत किताब है। आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट राजल कुमार गुप्ता जी से जान सकते हैं। दूसरी जो किताब है स्ट्रेस मैनेजमेंट की है, ये भी मैंने पूरी किताब पढ़ी है, गजब का ये किताब है। और जैसे देखा गया कोविड के दौर में, कभी कभी आप देखते होंगे कोई व्यक्ति आपसे मिलता होगा, बड़ी समानता से मिलता होगा, अच्छी बातें भी करता होगा, और फिर कभी देखा जाता है कि वो
भयंकर स्ट्रेस में है, मतलब मतलब वो फ्रस्ट्रेट है या फिर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। तो और इनके एक मित्र के साथ ऐसी ही घटना हुई, वो सुसाइड कर लेते हैं और वो एक घटना इनको चेंज करके भीतर से झकझोर के रख देती है। और ये 2 किताबें हमें ये अभी किताब आने वाली है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट अभी आने वाली है। बहुत ही शानदार किताब है, मैंने इसको पढ़ा है, इसको मैंने जाना है, वाकई बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो आप पूरे इंटरव्यू को जब सुनेंगे उसमें से जो सार निकल के आएगा वो ये है कि एक घटना इंसान को कितना बदल देती है। एक सामान्य छात्र जिसको ये कहा जाता है कि आप पढ़िए मत, अपना बिजनेस ही चलाइए, वॉच हाउस इनकी बहुत प्रतिष्ठित गोरखपुर की दुकान है और वो आप जाकर करिए, पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक घटना, वो घटना से आप टूट सकते थे, उस घटना से आप और फ्रस्ट्रेट हो सकते थे, स्ट्रेस में जा सकते थे, लेकिन वो घटना इस युवा को बल देती है, संबल देती है और ये प्रेरणा देती है कि आप वैसा हुआ और वो घटना किसी और से ना हो सके। राजल की किताबों में आपको मिलेगा, घटनाओं से आप सीख सकते हैं, घटनाओं से आप ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं और इस कोई किसी आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। और आपके अनुकूल अगर परिस्थितियां नहीं है तो उसको अनुकूल कैसे कर सकते हैं। हंस बनिए, क्योंकि एक हंस दूध से पानी छान कर किनारे करता है और दूध को ले लेता है। तो आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीजों को एकत्र करिए और बेहतर करके आगे निकलिए। तो राजल नीति आप जरूर पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट की किताब है। तो राजल गोरखपुर के ही रेती के रहने वाले हैं, युवा हैं, लगातार अच्छी किताबें लिख रहे हैं। हमको इन्होंने किताब दे दी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस पुरस्कार के बाद मैं इनसे रूबरू हो रहा हूं, जिसमें इनकी किताबें लगभग 6 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। तो राजल जी गोरखपुर के हैं, बहुत ही रिसर्च करते हैं, बहुत ही किताबें पढ़ते हैं और मुझे भी जब किताबों की जरूरत होती है तो राजल ला कर देते हैं, मैं पढ़ता हूं। तो ऐसे ही लोगों को हम मंच प्रदान करते रहेंगे, पूर्वांचल पोस्ट और अपने गोरखपुर पोस्ट पर बुलाते रहेंगे, उनके लिए मंच हम देते रहेंगे। तो ऐसी ही खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूं, अजलान के कैमरे की नजर से दिखा पा रहा हूं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।